इसराइल और हमास के बीच संघर्ष का 1 साल पूरा हो गया। ये युद्ध तब शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोगों की मौत हो गई और करीब 250 लोगों को अपहरण कर लिया गया। इस घटना के बाद इसराइल ने गाजा में जवाबी कार्रवाई की, जिसके चलते हजारों फ़लस्तीनी नागरिकों की जान चली गई। 1 साल बाद भी ये संघर्ष आज भी जारी है और इसके मानवीय, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किए जा रहे हैं। आज हम उन 3 सवालों के जवाब तराशने की कोशिश करेंगे जो मुख्य रूप से इस संघर्ष के दौरान सामने आए, जिसमें पहला सवाल, इसराइल ने अब तक इस युद्ध में क्या हासिल किया। दूसरा सवाल, सऊदी अरब और अन्य सुन्नी मुस्लिम देश इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। और तीसरा सवाल, भारत की इस मुद्दे पर क्या भूमिका है। चलिए पहले सवाल पर बात करते हैं। इसराइल और हमास के बीच युद्ध का 1 साल बीत चुका है, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि इसराइल ने अब तक क्या हासिल किया। क्या इसराइल ने हमास को कमज़ोर कर दिया या फिर यह युद्ध और भी लंबे समय तक चलेगा। जो हमास ने इसराइल पर हमला किया तो उनका मुख्य मकसद इजरायली बंधकों को पकड़ना और इसराइल में अस्थिरता पैदा करना था। 1 साल बाद भी लगभग 100 से अधिक बंधक हमास के कब्जे में हैं। इसराइल की ओर से इन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश अब तक असफल ही दिख रही है। इसराइल की सेना ने गाजा में कई हमले किए, लेकिन बंधकों को सुरक्षित निकालने में वो अब तक सफल नहीं हो पाई। इसराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के कई प्रमुख नेताओं को मार गिराया है और उनकी सैन्य क्षमताओं को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है, लेकिन ये दावा कितना सच है। गाजा से जारी होने वाली रिपोर्ट्स बताती है कि हमास अभी भी संगठित है और उनकी सैन्य क्षमताएं अभी भी बरकरार हैं। गाजा की तबाही से फ़लस्तीन नागरिकों पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। इसराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर बमबारी की, जिसमें हजारों फ़लस्तीनी नागरिक मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। गाजा के अस्पताल, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे पूरी तरह से तबाह हो गए। क्या इसराइल ने गाजा तबाही के अलावा कुछ और हासिल किया? ये सवाल गंभीर है, क्योंकि हमास को जड़ से समाप्त करने के दावे के बावजूद इस संघर्ष में फ़िलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा। इसराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो रही है। कई देश, विशेष रूप से यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र, इसराइल पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगा रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी इसराइल पर नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं। क्या इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इस युद्ध से कमज़ोर हुई है? दूसरा सवाल उठता है कि सऊदी अरब और सुन्नी मुस्लिम देश अभी तक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। इसराइल और हमास के बीच चल रहे इस संघर्ष पर सऊदी अरब और अन्य सुन्नी मुस्लिम देश चुप क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो कई विश्लेषक और राजनीतिक विशेषज्ञों के सामने खड़ा है। इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। सऊदी अरब पश्चिम एशिया में एक प्रमुख शक्ति है और उसकी प्राथमिकताएं पिछले कुछ वर्षों में बदल गई हैं। पहले जहां वह इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलता था, अब वह खुद को कूटनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा केंद्रित कर रहा है। सऊदी अरब की नज़र में इसराइल के साथ शांति और व्यापारिक संबंध स्थापित करना फ़लस्तीन मुद्दे से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता से हटाकर विविधीकरण की दिशा में ले जाना चाहता है और इसके लिए उसे इसराइल और पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की ज़रूरत है। अब्राहम समझौते ने कई अरब देशों और इसराइल के बीच शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। यूएई, बहरीन और मोरक्को ने इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्या सऊदी अरब भी इस राह पर है? ऐसा लगता है कि सऊदी अरब भी इस दिशा में बढ़ रहा है और वह इसराइल के खिलाफ किसी बड़े बयान या कदम से बच रहा है ताकि अपने दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित रख सके। सऊदी अरब और अन्य सुन्नी मुस्लिम देश ईरान से खतरा महसूस करते हैं। ईरान शिया बहुल देश है और सऊदी अरब उसका प्रतिद्वंदी है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, जो सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटी है। सुन्नी देश इस समय इसराइल के साथ मिलकर ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वे हमास के मुद्दे पर चुप हैं। हालांकि सुन्नी देश फ़लस्तीन जनता के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन क्या वे राजनीतिक और आर्थिक हितों के आगे इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर रहे हैं? मुस्लिम देशों के लिए ये सवाल एक बड़ा द्वंद्व पैदा कर रहा है। वे इसराइल के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही फ़लस्तीन लोगों के समर्थन में खड़े भी रहना चाहते हैं। तीसरा सवाल, भारत की इस मुद्दे पर क्या भूमिका है। भारत का पश्चिम एशिया के साथ एक विशेष संबंध है और इसराइल हमास युद्ध के बीच भारत की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भारत इस संघर्ष में कहाँ खड़ा है। भारत और इसराइल के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गहरे संबंध हैं। भारत इसराइल से उन्नत हथियार और रक्षा उपकरण खरीदता है
जो उसकी सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या भारत इजराइल का समर्थन करता है? भारत की सरकार ने खुलकर इजराइल के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उसके इजराइल के साथ गहरे कूटनीतिक और रक्षा संबंध हैं। इस संघर्ष में भारत ने संतुलित रुख अपनाया है। भारत के फिलिस्तीन के साथ भी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। महात्मा गांधी ने हमेशा फिलिस्तीनी संघर्ष का समर्थन किया था और भारत लंबे समय तक फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों की वकालत करता रहा है। क्या भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है? भारत ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से शांति वार्ता की अपील की है। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उसे हमेशा दोनों पक्षों से वार्ता और शांति की अपील की है। क्या भारत को मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए? भारत की स्थिति पश्चिम एशिया में उसकी आर्थिक और रणनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से निर्धारित होती है। इजराइल के साथ व्यापार और रक्षा संबंधों के अलावा भारत का ईरान, सऊदी अरब के साथ भी गहरा व्यापारिक संबंध है, खासकर तेल के क्षेत्र में। भारत की पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस संघर्ष का असर भारत के हितों पर भी पड़ेगा? अगर पश्चिम एशिया में स्थिति बिगड़ती है तो इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर असर हो सकता है। पश्चिम एशिया से भारत को बड़े पैमाने पर तेल और गैस की आपूर्ति होती है और किसी प्रकार की अस्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। खैर, इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष का 1 साल बीत चुका है और इसका कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आता। इजराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन हमास अभी भी लड़ाई के मैदान में डटा हुआ है। सऊदी अरब और अन्य सुन्नी मुस्लिम देश इस मुद्दे पर चुप हैं, क्योंकि वे अपने दीर्घकालिक कूटनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहते हैं। भारत भी इस मामले में संतुलित रुख अपनाए हुए है, क्योंकि उसके इजराइल और फ़लस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। यह युद्ध न केवल पश्चिम एशिया को अस्थिर कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष का कभी कोई हल निकलेगा? धन्यवाद।